हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो लेटेस्ट वाला आर डी शर्मा का बुक है, इस बुक से एक्सरसाइज 3.9 को सॉल्व करना सीखेंगे। इस वाले एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है ना बेटा, प्रीवियस ईयर में दबा करके बोर्ड एग्जाम में आया है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है इस साल भी बोर्ड एग्जाम में। और दूसरी चीज, ये जो क्वेश्चन है ना, वो तुम्हारा डिस्टेंस, स्पीड और टाइम वाला जो फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, या फिर अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, या स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, ये वाला जो हम लोगों का कनेक्शन होता है, ये जो फॉर्मूला होता है, इसी का यूज करके हम लोग सारे के सारे इक्वेशंस बनाएंगे यहाँ पर और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं, जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा, उनका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन उसमें क्या बोल रहा है कि 2 people आर 16 किलोमीटर अपार्ट, दो लोग 16 किलोमीटर दूर में है। मान लो यहाँ पर एक इंसान यहाँ पर है और उनके बीच का डिस्टेंस 16 किलोमीटर है। दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम, वो सेम टाइम में स्टार्ट करते हैं वॉक करना। इफ दे वॉक टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ वॉक करते हैं ना डिफरेंट स्पीड से, तो दे विल मीट इन 2 hours, तो वो दोनों 2 घंटे में किसी एक पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, यानी कि मान लो यहाँ पर तुम खड़े हो, यहाँ पर तुम्हारा फ्रेंड खड़ा है, तुम दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू करो। दोनों के बीच की डिस्टेंस फिलहाल 16 किलोमीटर है और तुम्हारा स्पीड हो सकता है ज्यादा है, तुम्हारे फ्रेंड की स्पीड हो सकता है कम है। सेम स्पीड से नहीं चल रहे हो, अलग अलग स्पीड से चल रहे हो। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम लोग 2 घंटे के बाद किसी एक पॉइंट पर मिलोगे। ठीक है, अब आगे ये बोला गया है कि हैड दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड एज बिफोर, दे वुड हैव मीट इन 8 hours। लेकिन मान लो कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलने लगो, यहाँ पर तुम्हारा फ्रेंड था, यहाँ पर तुम थे, तुम भी राइट साइड में जा रहे हो अपने फ्रेंड की तरफ और तुम्हारा फ्रेंड भी राइट साइड में ही आगे बढ़ रहा है, तो दोनों सेम स्पीड में हो नहीं, तुम थोड़े तेज चल रहे हो, तुम्हारा फ्रेंड थोड़ा धीरे चल रहा है, तो एक टाइम ऐसे आएगा बेटा कि कहीं ना कहीं जाकर के तुम दोनों जरूर मिलोगे। ठीक है, जहां पर तुम उसे ओवरटेक करने वाले हो, तो उस वो जो टाइम रहेगा ना टोटल 8 hours का रहेगा कि तुम 8 घंटे के बाद उससे मिलोगे। तो फाइंड दी वॉकिंग स्पीड, तो तुम्हें बताना है कि जो स्पीड है तुम्हारा और तुम्हारे फ्रेंड का, यानी कि यहाँ पर दो लोगों का जो स्पीड बोला है, मैं तुम्हें बस एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा और तुम्हारे फ्रेंड के बारे में बोल रहा हूँ, तो तुम्हें उन दोनों का यहाँ पर स्पीड बताना है। पढ़ने से कैसे इम्पॉसिबल लग रहा है कि यार कुछ दिया ही नहीं है, बस बोल रहा है 2 घंटे में मिलेंगे, 8 घंटे में मिलेंगे, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। जबकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बना करके। आओ कॉपी में समझाता हूँ कैसे बनेगा। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर जो स्पीड में बंदा चल रहा है, जो फास्टर पर्सन है, उसकी स्पीड को मैंने x किलोमीटर आवर मान लिया है, और जो बंदा स्लो चल रहा है उसकी स्पीड को मैंने y किलोमीटर आवर मान लिया है। ठीक है, मान लो यहाँ पर से जो चल रहा है वो x है और इधर जो है दूसरा बंदा वो y है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है भाई, वो हम लोगों को 16 किलोमीटर आवर दिया गया था। सो जो डिस्टेंस है वो 16 किलोमीटर दिया हुआ था। ठीक है, ये तेजी से चल रहा है और ये स्लो से चल रहा है। अब देख, ध्यान रखना, यहाँ पर दो चीजें बोली गई हैं। पहला तो ये बोला गया है कि अगर दोनों इधर आते रहे, हमने अपोजिट डायरेक्शन में चले। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है कि x वाला आगे चले और y वाला इधर चले, यानी कि x वाला राइट साइड में जा रहा है, y वाला लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो ये दो, इसको बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन। तो जब कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में बच्चा कोई भी स्पीड होती है ना, तो दोनों चीजों की स्पीड को आपस में ऐड कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है, इसको रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। अगर तुम्हें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो अपने फिजिक्स वाले टीचर से पूछना रिलेटिव स्पीड क्या होता है। रिलेटिव स्पीड वो तुम्हें डिटेल में समझाएंगे, यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे मैथ्स पढ़ाना है और बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो हम लोग सीधे बढ़ते हैं आगे कि भाई जो केस नंबर 1 दिया हुआ है, पहला जो केस दिया हुआ है, उसमें हमसे ये कहा गया है कि दोनों अपोजिट वाले डायरेक्शन में चलेंगे। पहला जो केस है वो किस चीज का है, अपोजिट वाले डायरेक्शन का केस है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, जो मैंने ये वाला बताया इसी को अपोजिट डायरेक्शन कहते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में ना जो स्पीड होता है, या फिर इसी को मैं यहाँ पर रिलेटिव स्पीड ही लिख देता हूँ, कि जो रिलेटिव स्पीड कहलाता है वो हो जाता है दोनों का स्पीड का सम, यानी पहले वाले का जो x है और दूसरे वाले का y है, वो x प्लस वाई रिलेटिव स्पीड हो जाता है। अब यहाँ पर तुम्हारा काम करेगा, अभी हमने को इक्वेशन बनाना है, ये तो मैंने तुम्हें बस कॉन्सेप्ट समझाया, इक्वेशन कैसे बनेगा। हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, हमें एक चीज पता है। क्या पता है भाई, कौन सी सीक्रेट बात पता है, हमें पता है सिंपल सी चीज कि जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम होता है। होता है कि नहीं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। हाँ सर जी, होता है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है अपने को 16, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, 16 था, 16 लिखो। स्पीड कितना है भाई, तो स्पीड जैसे कि मैंने बताया दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा, तो स्पीड हो जाएगा x प्लस में y। और टाइम कितना लगा उनको मिलने के लिए, जो 16 किलोमीटर कवर करा इधर से इसने और इधर से इसने मिल करके, मान लो बीच में कहीं पर मिले होंगे, तो जो टाइम लगा उनको वो 2 घंटे का लगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया जाता है, यहाँ से इक्वेशन बनता है। तो ये हो जाएगा 2 को अगर मैं इधर ले आऊँ तो 2 यहाँ पर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो गया, तो 16 डिवाइड बाई 2 अपना 8 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर 8 हो गया और इक्वल के उस साइड में मेरे पास x प्लस में y बच गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। देखो कितना प्यारा सा छोटा सा इक्वेशन बना है। कॉन्सेप्ट मेन समझ में आना चाहिए, इक्वेशन बहुत ईजी बनता है। फिर देखो जो सेकंड वाला केस दिया हुआ है, केस नंबर जो 2 दिया हुआ है अपने को, उसमें क्या बोला है कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये वाला जो x है वो भी राइट साइड में जा रहा है और जो y है वो भी आगे ही बढ़ रहा है, लेकिन ये थोड़ा स्पीड है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके पास ये पहुंच जाएगा कहीं ना कहीं पे, और वो टाइम है 8 आवर का, तो इसको बोलते हैं सेम डायरेक्शन। और जब हम लोगों को सेकेंड वाले केस में सेम डायरेक्शन दिया हुआ है भाई, तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, सेम डायरेक्शन में क्या होता है, दोनों का स्पीड आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जो रिलेटिव स्पीड होती है ना, जो रिलेटिव स्पीड होती है दोनों की, वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि x माइनस में y हो जाएगा। अब उसके बाद फिर से वही फॉर्मूला लगा दो कि d इक्वल टू एस मल्टीप्लाई टी होता है, तो डिस्टेंस यहाँ पर भी तुम्हें 16 ही लिखना है, यहाँ पर तुम्हें कुछ और नहीं लिखना है कि सर वो कहाँ पर मिलेंगे नहीं पता, आगे मिलेंगे पीछे मिलेंगे, d के बदले में तुम्हें 16 लिखना है। उसके बाद जो स्पीड है, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर x माइनस में y कर दो जो रिलेटिव स्पीड है, और टाइम इस बार 8 आवर हो गया है। अब इस 8 को इधर ले आओ तो 16 डिवाइड बाई 8 यानी कि 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू एक्स माइनस में y, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो मेन मुझे तुम्हें इक्वेशन ही बनाना सिखाना है कि अगर इक्वेशन बन गया तो तुम इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। x प्लस वाई इक्वल टू 8 हो गया और x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो गया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो यहाँ से तुम्हारा y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 5 निकल करके आ जाएगा, यानी कि जो स्पीड में चल रहा है उसकी स्पीड कितनी है, 5 है, और जो स्लो चल रहा था उसकी निकल के आ जाएगी 3, क्योंकि यहाँ पर 5 माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ है, यानी कि दूसरे लोग का 3 हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसके आगे बना लोगे ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन तुम लोगों को इक्वेशन बनाने में दिक्कत होता है बेटा, तो मैंने इक्वेशन बनाना सिखा दिया है। ये रहा तुम्हारा इक्वेशन। अब इसके आगे जैसे तुमने पिछले वाले उतने सारे एक्सरसाइज में सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं वहां पर क्या दिया हुआ है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, वो तुम्हारे डिलीटेड सिलेबस से है। तुम लोगों सर कैसे पता चलेगा डिलीटेड सिलेबस से है कि नहीं है, तो मैं तुम लोगों को इसका ना बहुत तगड़ा चीज समझा देता हूँ कि कभी भी तुम किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर रहे हो, वैसे तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम से पहले जब तुम सॉल्व कर रहे हो, चाहे RS अग्रवाल में, RD शर्मा में, या किसी भी क्वेश्चन बैंक में, तो वो डिलीटेड सिलेबस से है या नहीं है, ये कैसे पता किया जाए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला है। तुम मत ये सोचना कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले सारे क्वेश्चन डिलीटेड हैं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ क्वेश्चन डिलीटेड हैं। ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड हैं जिन्हें हमें रिड्यूसेबल फॉर्म में बनाना पड़ता है। अब ये रिड्यूसेबल फॉर्म क्या होता है, ये चीज वैसे तो मैंने तुम लोगों को शुरू में भी इस एक्सरसाइज में बताया था, यानी इस चैप्टर की स्टार्टिंग बताया था, मैं फिर से तुम लोगों को बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये जो चौथा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तुम इसे देखो कि जब इसे सॉल्व किया गया तो डिनोमिनेटर में x माइनस वाई और x प्लस वाई आया। तो कभी भी जब डिनोमिनेटर में x और y के फॉर्म में आ जाता है ना बेटा, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इन्हें u और v मान करके सॉल्व करना पड़ता है, यानी कि 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू लेते हैं और 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू v लेते हैं, और उसके बाद ये वाला जो इक्वेशन रहता है, ये जो इक्वेशन है तुम्हारा वो 40u बन जाएगा। देखो यहाँ पर ये 40u और ये वाला इक्वेशन जो है 48 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, वो 48v बन गया। तो इसको ही रिड्यूस करना बोलते हैं, कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन है उसको रिड्यूस किया जा रहा है, और ये रिड्यूस वाला जो टॉपिक है ना वो डिलीटेड है। तो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन डिलीटेड नहीं है, ये मैं सोचना कि सर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन सारे के सारे डिलीटेड हैं क्या, नहीं। ऐसे क्वेश्चन जहां पर हम लोगों को u और v मान करके बनाना पड़े, चाहे इस टाइप से दिया हुआ रहे, जैसे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई के फॉर्म में दिया है तो भी u और v मान कर बनाना पड़ता है, या फिर अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ x और y आ रहे हैं ना बेटा, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम लोगों को u और v मानना पड़ता है। नहीं तो अगर तुम एलसीएम लोगे तो एक्स वाई बन जाएगा एलसीएम, और वहां से फिर वो हमारा डायरेक्ट नहीं सॉल्व होगा, फिर एक्स वाई बन जाएगा। तो इस वजह से हम लोगों को उसको u और v या फिर a और b भी मानते हैं, तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन तुम लोगों को एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे, एकदम पक्का प्रॉमिस, क्योंकि एनसीईआरटी से ये सिलेबस 2 साल पहले डिलीट हो चुका है। नहीं पता RD शर्मा वाले ने क्यों दिया हुआ है अपने इस वाले बुक में, फालतू में बच्चों का सर दर्द बढ़ाने के लिए। तो इसको तो नहीं करते हैं, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसको फिलहाल सॉल्व नहीं करते हैं। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, देखो ये भी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला दिखा रहा हूँ ना, ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का है, लेकिन ये डिलीटेड नहीं है। कैसे डिलीटेड नहीं है, क्या इसमें कुछ अलग बनेगा, हाँ बेटा इसमें कुछ अलग बनेगा। कैसे बनेगा मैं समझाता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक बंदा है, उसकी जो तैरने की स्पीड है, रोइंग रेट जो है ना, तैरने का जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर आवर है स्टिल वाटर में, ठीक है, रुके हुए पानी में जो उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर आवर है। अब इसमें बोला है टेक थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एज गोइंग 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि उसको ना 3 गुना ज्यादा समय लग जाता है अप स्ट्रीम तैर करके जाने में डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में। अगर वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाए तो उसको 3 घंटा ज्यादा लग जाएगा अप स्ट्रीम में कंपैरिजन टू डाउन स्ट्रीम। अब ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है बेटा
कि जब ना कोई बंदा जिधर पानी बह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब तैरता है या अपनी नाव को चलाता है उसको अप स्ट्रीम कहते हैं। कि मान लो पानी जो है वो राइट साइड में बह रहा है लेकिन तुम लेफ्ट साइड में आना चाहते हो तो उसको अप स्ट्रीम कहते हैं। तो वहां पर तुम्हारी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। और वहीं अगर तुम जिधर पानी बह रहा है तुम उधर ही तैरने चाहो, राइट साइड में पानी बह रहा हो तुम राइट साइड में तैरना चाहो, तो उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। और वहां पर हमारी स्पीड जो है वो डबल हो जाती है, यानी कि जो पानी की स्पीड है ना और हमारी स्पीड दोनों आपस में ऐड हो जाती है। तो ये होता है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। तो इसीलिए इसमें लिखा है कि भैया जब उसको अप स्ट्रीम आना रहता है ना तो उसको थ्राइस टाइम लग जाता है। थ्राइस का मतलब 3 गुना ज्यादा समय लग जाता है। डाउन स्ट्रीम में वो मान लो 5 घंटे में अगर चल आ जा रहा होगा तो अप स्ट्रीम में उसको 15 घंटे लग जा रहे हैं। ऐसा करके मतलब कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस टाइप से दिया हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। चलो इसको भी फटाक से सॉल्व कर लेते हैं और तुम्हें समझ में भी आ जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट बन जा रहा है, ये यू और वी बना करके सॉल्व नहीं करना पड़ रहा है, इसीलिए ये डिलीटेड नहीं है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोगों को क्या चीजें दी हुई हैं, किन चीजों का जरूरत पड़ेगा, सब कुछ हम डिटेल में समझो। सबसे पहले जो उसका स्पीड दिया हुआ है स्टील वाटर में यानी रुके हुए पानी में, वो है 5 किलोमीटर आवर। ठीक है। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो हम लोग ने मान लिया कि वो मान लेते हैं भाई x किलोमीटर आवर होगा। ठीक। अब मैंने तुम्हें क्या बताया कि जो स्पीड होता है अप स्ट्रीम में वो हमेशा माइनस हो जाता है, यानी जो भी हमारी स्पीड है उसमें से हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम को माइनस कर देते हैं। ये भी एक तरह का रिलेटिव स्पीड ही है, समझ लो। तो यहाँ पर 5 में से x माइनस हो गया। और उसके बाद जो डाउन स्ट्रीम होता है तो उसमें हमारी स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड प्लस हो जाती है, यानी जिधर पानी बह रहा है उधर ही हम भी अगर तैरना शुरू कर दें या अपना नाव चलाना शुरू कर दें, बोट चलाना शुरू कर दें, तो स्पीड हमारी प्लस हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको। अब मुझे ये बताओ कि जो टाइम लगेगा अप स्ट्रीम में वो कितना लगेगा। टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, टाइम के लिए हम लोग डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड करते हैं। डिस्टेंस अपने को क्वेश्चन बोला था 40 किलोमीटर। स्पीड हमने क्या देखा, अप स्ट्रीम में जो स्पीड है वो है 5 माइनस में x। ठीक बा। उसी तरीके से डाउन स्ट्रीम में जब हम लोग टाइम निकालेंगे तो ऊपर में डिस्टेंस लिखेंगे जो 40 है, और जो अपने पास स्पीड है डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड वो 5 प्लस में x है, तो ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी, सॉरी टाइम हो जाएगी। ये टाइम हो गया अप स्ट्रीम का और ये टाइम हो गया हमारे डाउन स्ट्रीम का। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो उसको टाइम लग रहा है अप स्ट्रीम में ना वो डाउन स्ट्रीम का थ्राइस लग रहा है, यानी कि ये वाला जो टाइम मैंने लिखा है 40 डिवाइड बाई में 5 माइनस एक्स, ये वाली टाइम इस वाले टाइम का 40 डिवाइड बाई 5 प्लस एक्स का थ्राइस है। थ्राइस है मतलब इसमें अगर अपन 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टाइम निकल करके आएगा, यानी इस वाले टाइम में 3 का मल्टीप्लाई करने पर ये टाइम निकलता है। जैसे एग्जांपल के लिए जो 15 है बेटा वो 5 का थ्राइस है, तो 15 में 5 का थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे, हम 5 मल्टीप्लाई 3 करके इक्वल टू 15 लिखते हैं। तो वैसे ये वाला टाइम इसका थ्राइस है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद इसको आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, सबसे पहले काम करो, ये वाला जो 40 न्यूमरेटर में है अगर मैं उसको यहाँ लेकर के आ जाता हूँ या फिर दोनों साइड को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 40 से, तो 40 से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा भाई, ये ऊपर का 40 और यहाँ पर ऊपर वाला 40 कैंसिल हो जाएगा। या तुम इस 40 को यहाँ ला करके भी कैंसिल कर सकते हो, यहाँ न्यूमरेटर में इधर आएगा डिनोमिनेटर में होगा तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग शॉर्टकट में उतना ट्रांसफर नहीं लिखते हैं, जब तुम बोर्ड एग्जाम में बनाओगे तो ऐसे लिखोगे, डिवाइड बोथ साइड, हम दोनों तरफ को डिवाइड कर रहे हैं 40 से। तो जब हम 40 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये 40 का कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे 40 आएगा तो ऊपर का 40 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई में 5 माइनस एक्स। और उसी तरीके से यहाँ पर भी ये 1 डिवाइड बाई 5 प्लस एक्स होगा, तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और 5 प्लस में एक्स ऐसे लिख दो, क्योंकि फिर 1 डिवाइड बाई 5 प्लस एक्स लिखोगे फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे इस स्टेप में तो टाइम वेस्ट होता है, तो उस टाइम को तुम्हें बचाना है। अब यहाँ पर तुम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, देखो 5 प्लस एक्स का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 प्लस एक्स आ जाएगा, यहाँ 5 माइनस एक्स का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 माइनस में 3x हो जाएगा, इस 3x को उधर ले जाओ 5 को उधर ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x इधर आकर के प्लस का 3x हो जाएगा, तो 1x और 3x मिलकर के 4x हो जाएगा, ये प्लस वाला 5 उधर जाकर के माइनस का 5 होगा, 15 में से 5 माइनस होगा तो 10 आएगा। सो x की वैल्यू हो जाएगी 10 डिवाइड बाई 4 और 10 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 2.5 आता है, यानी x का वैल्यू 2.5 आ गया। और ये x क्या है, x हमने किसको माना था, स्ट्रीम की स्पीड को माना था जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो इक्वल हो जाएगा 2.5 किलोमीटर आवर के। खेल खत्म। इस तरीके से तुम्हें इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना था, इसमें ना ही हम लोगों को एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा और ना ही हम लोगों को यहाँ पर रिड्यूस करना पड़ा, यानी कि अगर यहाँ पर मेरे को इसको सॉल्व करने के लिए 1/x इक्वल टू यू या v लिखना पड़ता ना तो फिर ये वाला भी सिलेबस से डिलीटेड था, लेकिन देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, इसीलिए ये सिलेबस से डिलीटेड क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगला वाला जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला बेटा ना, ये डिलीटेड है।
ये जो अगला तुम देख रहे हो ना 2001 में जो क्वेश्चन आया है, ये वाला डिलीटेड है। कैसे डिलीटेड है? क्योंकि इसमें बोला गया है एक मैन ट्रेवल कर रहा है 6 किलोमीटर पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय कार। एक बंदा 600 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, कुछ पार्ट वो ट्रेन से कवर कर रहा है और कुछ पार्ट वो कार से ट्रेवल कर रहा है। तो अगर वो 400 किलोमीटर ट्रेन से कर रहा है और बचा हुआ पार्ट जो है वो कार से कर रहा है, तो उसको 6 घंटा 30 मिनट लगता है टोटल टाइम। और लेकिन अगर वो ट्रेवल करता है 200 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी कार से ट्रेवल करता है, तो उसको आधा घंटा ज़्यादा लग जाता है समय। यानी जो पहले 6 घंटा 30 मिनट लग रहा था, इसमें 30 मिनट और बढ़ा दो तो 7 घंटे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आगे बोला है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड दैट ऑफ द कार। तो स्पीड का जो ट्रेन का स्पीड है तुम उसे x मानो, कार की स्पीड को y मानो। तो यहाँ भी तुम जब टाइम वाला इक्वेशन बनाओगे, जैसे पिछले वाले मैंने तुम्हें टाइम का इक्वेशन बनाना सीखा डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड से, तो इसमें भी नीचे में x आ जाएगा और नीचे में y आ जाएगा। नीचे में x और नीचे में जब y आएगा तो बेटा फिर ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए u और v मान करके सॉल्व करते हैं, जो कि डिलीटेड है। सो इस वाले क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, ये जो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, ये तुम लोगों को मैं करा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में जो डाउट है वो यहाँ से क्लियर भी हो जाएगा कि देखो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का ये क्वेश्चन, ये और ये क्वेश्चन, सर ये वाला क्वेश्चन डिलीटेड था अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला, लेकिन ये भी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का, बट डिलीटेड क्यों नहीं है अभी तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कि रितु रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। रितु जो है वो डाउन स्ट्रीम चल रही है 20 किलोमीटर 2 घंटे में, और अप स्ट्रीम जब वो 4 किलोमीटर चलती है तो ही उसको 2 घंटे लग जाते हैं। सोचो 20 किलोमीटर 2 घंटे में चल जा रही है डाउन स्ट्रीम में, लेकिन अप स्ट्रीम में उसको 2 घंटे में केवल 4 ही किलोमीटर का वो डिस्टेंस कर पा रही है कवर। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ये जो करंट मतलब वो जो करंट मारता है ना, बिजली वाला करंट, वो वाला करंट नहीं है ये। तो यहाँ पर हम लोगों को इस रोइंग का स्टिल वाटर में मतलब उसकी स्पीड पता करनी है रितुआ की, कि वो स्पीड जो स्टिल वाटर है, रुका हुआ पानी, उसमें कितनी उसकी स्पीड है। और दूसरा चीज स्पीड ऑफ करंट का मतलब वही है कि जो हमारा पानी का जो बहाव है, जिसको हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम कहते हैं, उसे यहाँ पर स्पीड ऑफ करंट करके लिखा हुआ है। तो तुम्हें वही स्पीड ऑफ स्ट्रीम ही निकालना है। कैसे निकालना है, कैसे सॉल्व करेंगे और समझते हैं कॉपी में। तो देखो यहाँ पर मैंने मान लिया है कि जो ऋतु है उसकी स्पीड जो होगी स्टिल वाटर में वो x किलोमीटर आवर की होगी, और जो स्पीड ऑफ करंट है या फिर जिसको हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम कहते हैं उसको मैंने y किलोमीटर आवर मान लिया है। तो अभी मैंने तुम लोगों को पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बताया बेटा, कि जो स्पीड होती है डाउन स्ट्रीम में वो हम लोग कैसे निकालते हैं। डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए हम लोग जो हमारी स्टिल वाटर की स्पीड है और जो करंट की स्पीड है यानी कि स्ट्रीम की स्पीड है, दोनों को प्लस कर देते हैं, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकल करके आता है। ऑल्सो तुम्हें ये भी चीज यहाँ पर दिया हुआ है कि डाउन स्ट्रीम में उसको कितना किलोमीटर का सफर करना था, 20 किलोमीटर का सफर करना था, और उसको टाइम कितना लगा था, 2 घंटे लगा था। तो जो स्पीड हम निकालते हैं, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये तो हमने सीखा है कि ये कॉन्सेप्ट होता है कि डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होता है दोनों का प्लस हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में जो चीज दिया हुआ है ना, क्या हम वहां से स्पीड निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। स्पीड निकालने के लिए मेरे भाई डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम करना पड़ता है। डिस्टेंस दिया हुआ है क्या? हाँ जी दिया हुआ है 20। टाइम दिया हुआ है क्या? हाँ जी दिया हुआ है 2। तो ये हो जाएगा 10, यानी कि जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है वो कितनी है, 10 है। बोले तो इसको हम इक्वल कर सकते हैं, ये भी डाउन स्ट्रीम की स्पीड है इक्वेशन के फॉर्म में, और ये एक्चुअल में जो डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड है वो है। तो इसलिए जो हमारा पहला इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। सिमिलरली इसी तरीके से जो स्पीड होगा अप स्ट्रीम में, स्पीड अप स्ट्रीम का, तो अप स्ट्रीम का जो स्पीड होगा बेटा वो कैसे निकलता है, तो हमारी स्पीड में से हम स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करते हैं, यानी x माइनस वाई होता है। ऑल्सो साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि अप स्ट्रीम में जो उसकी स्पीड है वो निकाला जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया था कि वो 4 किलोमीटर चलती है 2 घंटे में, यानी तैरती है, चलती क्या है, तैरती है। तो ये हो जाएगा रोइंग का मतलब आई थिंक वो होता है ना बोट को चलाना ना, रोइंग का मतलब बोट में नौका में घूमना ही होता है ना शायद। कमेंट करके मुझे इसका असली मीनिंग बताना तो रोइंग का। तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 हो जाएगा। यानी जो अप ये क्या लिखा है मैंने, जो 2 लिखा है क्या लिखा है, अप स्ट्रीम वाला डिस्टेंस डिवाइड बाई अप स्ट्रीम वाला टाइम, यानी कि ये स्पीड निकला है। तो ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, जैसे पहले वाले में था। तो यहाँ से भी x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। तो इस तरीके से देखो सिंपल इक्वेशन बन रहा है, इसमें कोई भी डिवाइड में x और डिवाइड में y नहीं आ रहा है, तो तुम इसे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। जब डायरेक्ट सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है तो समझ जाना कि ये तुम्हारे सिलेबस में है, इसे सॉल्व करना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लो, खेल खत्म हो जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 5वां क्वेश्चन होता है कंप्लीट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं वो कैसा क्वेश्चन है।
सो ये जो छठवां और सातवां वाला क्वेश्चन है बेटा, ये दोनों भी तुम्हारे डिलीटेड वाले ही हैं। यहाँ पर भी जब तुम इसे सॉल्व करोगे ना, तो 1 डिवाइड बाई एक्स और 1 डिवाइड बाई वाई के फॉर्म में इसके भी इक्वेशंस बनेंगे, जो कि यू और वी मान करके बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये दोनों क्वेश्चन भी कट कर लेना, ये भी डिलीटेड टॉपिक से हैं, तो छठवां सातवां नहीं बनाना है। बट जो आठवां वाला क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये डिलीटेड टॉपिक में से नहीं है। इसमें बोला गया है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट इन अ हाईवे, यानी प्लेस ए और बी जो है वो 100 किलोमीटर दूर है एक हाईवे से। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। ये तो एकदम सेम टू सेम जो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था इस एक्सरसाइज का, सेम उसी टाइप से है। वहां पर डिस्टेंस 16 किलोमीटर दिया था, यहाँ पर 100 किलोमीटर दिया हुआ है। एक कार पॉइंट ए से स्टार्ट होता है और एक पॉइंट बी से स्टार्ट होता है सेम टाइम पे। इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर, एंड इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। यानी कि अगर वो लोग सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वहां पर उन्हें 5 घंटे का समय लगेगा, और अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, जिसे हम अपोजिट डायरेक्शन बोलते हैं, जिसमें हम लोग रिलेटिव स्पीड को प्लस करते हैं। याद आ रहा है पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहते थे कि जब सेम दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाती है। तो पहले वाले कार का स्पीड अगर x है, दूसरे वाले का y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। यही करने का अपने को, ठीक है। यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 बोल रहा हूँ, मतलब कि वहां पर रिलेटिव स्पीड 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है वो 1 आवर दिया हुआ है। और उसके बाद फिर हम लोगों को बोला गया कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चले, मान लो दोनों राइट साइड में अगर चल रहे हैं, तो 5 आवर में वो लोग मिलने वाले हैं। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ टू कार्स, तो बताइए दोनों कार की स्पीड क्या होगी। वैसे तो पहला क्वेश्चन सेम टू सेम था, लेकिन फिर भी मैं इसका इक्वेशन तुम लोगों को बनवा दे रहा हूँ ताकि तुम लोग इसके आगे से सॉल्व कर सको। तो चलो इसका इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, जो पहला वाला कार है जो पॉइंट ए से चल रहा है उसकी स्पीड को मैंने x किलोमीटर आवर ले लिया है, और जो पॉइंट बी से कार चल रहा है उसकी स्पीड को मैंने y किलोमीटर ले लिया आवर। अब यहाँ पर पहला वाला कंडीशन बोला गया था कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं, यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जब चलते हैं बेटा, तो उस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है। और इस टाइम पे वो लोग कितने घंटे में मिल रहे हैं ना, तो 5 घंटे में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से वही वाला फॉर्मूला याद करो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। डिस्टेंस हमारे पास 100 किलोमीटर दिया हुआ है, स्पीड कितना है भाई, तो स्पीड है x माइनस में वाई, और टाइम कितना लग रहा है, 5 आवर का टाइम लग रहा है। तो यहाँ से तुम्हारा इक्वेशन बनेगा, 5 को इधर ले आओ, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ करके डिवाइड में हो जाएगा, तो 100 डिवाइड बाई 5 यानी कि 20 हो जाएगा। सो 20 इक्वल टू एक्स माइनस में वाई, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। सेम उसी तरीके से जो केस नंबर 2 है, जो सेकंड वाला केस है, जिसमें बोला है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ए अगर राइट में जा रहा है तो बी लेफ्ट में आ रहा होगा, ऐसे इसको बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन, तो उस कंडीशन में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड आपस में प्लस हो जाता है। जो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड वो आपस में ऐड हो जाता है, यानी कि x प्लस में y हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से वही डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम वाला फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस फिर से 100 लिखो, स्पीड के बदले में इस बार x प्लस में y लिख दो, और अभी टाइम कितना लग रहा है, जब दोनों सेम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 1 घंटे में दोनों मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो टाइम लग रही है वो 1 आवर लग रही है, तो यहाँ पर ऐसा 1 लिख दो। 1 इधर जाएगा डिवाइड में, तो 1 का 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू x प्लस में y। ये बन गया तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन 1 एंड 2 का आपस में चिपका दो, सॉल्व कर दो, ऐड करो, y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, 100 और 20 मिलकर के 120 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 120 आ गया, तो x इक्वल टू 60 आ जाएगा। खटाखट इसका आंसर निकल जाएगा, बहुत सिंपल सा इक्वेशन बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट, 8वां वाला भी, इसके आगे तुम लोग बना लेना। अब जो 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, देखता हूं उनमें से कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, यानी कि कौन सा डिलीटेड टॉपिक से नहीं है, वो वाले क्वेश्चन को समझा दूंगा। तो देखो यहाँ पर जो 9, 10th और 11th वाले क्वेश्चन है, तीनों को मैंने अच्छे से रीड कर लिया। 9th वाला और 11th वाला सिमिलर क्वेश्चन है, एकदम कॉपी पेस्ट है, बस थोड़ा सा नंबर चेंज किया गया है। 10th वाला क्वेश्चन तुम्हारा डिलीटेड वाले टॉपिक से है, तो 10th वाले को करना नहीं है। 9th वाला जो एनसीईआरटी में और सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आया है, चलो इस वाले क्वेश्चन को मैं तुम्हें डिटेल में समझा देता हूँ। 10th वाला मत करना, 11th वाले को 9th वाले की तरह सॉल्व कर लेना। तो आइए 9th वाले सॉल्व करते हैं। और 9th वाले को सॉल्व करने से पहले बहुत जरूरी चीज, अगर तुम मेरा लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा अर्जुन बैच अनअकैडमी के ऐप में चल रहा है, तुम वहां पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लस वाला सब्सक्रिप्शन लोगे तो मेरा अर्जुन बैच ज्वाइन कर पाओगे। और अगर तुम मेरा प्रहार बैच ज्वाइन करना चाहते हो, जिसमें मैं खुद तो नहीं पढ़ाता हूँ लेकिन मेरी बहुत तगड़ी टीम पढ़ाती है क्लास 10th की, तो वो बैच ज्वाइन करने के लिए तुम्हें लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपी है, तो उसमें भी तुम लोग लाइव क्लासेस में पढ़ सकते हो, जिसमें अपने डाउट्स वाउट्स तुम सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो चलो जो 9th वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है उसको रीड करते हैं और फिर से सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है कि ट्रेन कवर करता है एक सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि ट्रेन किसी स्पीड से किसी डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ना ही हमें डिस्टेंस बताया है ना ही हमें स्पीड बताया है। हमसे ये बोला गया है कि अगर ट्रेन को 10 किलोमीटर आवर उसकी स्पीड को फास्टर कर दिया जाए तो इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम,
यानी कि जितना भी टाइम पे ट्रेन उस डिस्टेंस को कवर कर रहा है ना, अगर ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो उसको 2 घंटे कम समय लगेगा, और अगर ट्रेन को हम लोग स्लो कर दे 10 किलोमीटर आवर तो उसको 3 घंटे ज़्यादा समय लगेगा उसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन, तो बताइए जो ट्रेन कितना डिस्टेंस, आखिर कवर कितना डिस्टेंस कर रहा है। और ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, पढ़ने से मुश्किल लग रहा है बट बहुत आसानी से सॉल्व होता है। चलो समझते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तुम इस वाले क्वेश्चन में मान लो कि जो स्पीड है ट्रेन का ना, जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो x किलोमीटर आवर है, और जो शेड्यूल टाइम है जिसमें ट्रेन को वो डिस्टेंस कवर करना है वो y किलोमीटर आवर है। तुम लोग सर यहाँ x और y तो आपने मान लिया, लेकिन जो हमसे पूछा गया था वो तो आपने माना ही नहीं है। हमसे तो क्वेश्चन में पूछा था डिस्टेंस बताइए कितना होगा। तो यहाँ पर बेटा तुम डायरेक्ट लिखो अब कि डिस्टेंस कवर, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ट्रेन वो कितना हो जाएगा। बहुत सिंपल है, डिस्टेंस कैसे निकलता है, जो भी स्पीड है और जो टाइम है उसका मल्टीप्लाई करके, तो x मल्टीप्लाई वाई कर दो, यानी कि एक्स वाई हो गया। बोले तो x का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू निकालो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो तुम्हें डिस्टेंस मिल जाएगा। अब x और y की वैल्यू हम कैसे निकाले सर, तो आज तुम्हें केस नंबर 1 के पास लेकर के चलता हूँ। पहले वाले केस में हमसे क्वेश्चन बोला गया है कि अगर हम लोग स्पीड को ट्रेन का 10 किलोमीटर आवर से बढ़ा दें, जो स्पीड अभी x है उसको 10 किलोमीटर बढ़ा दोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, x प्लस में 10 हो जाएगा। तो टाइम कितना लगता है, टाइम उसको लगता है 2 घंटा कम। जो अभी टाइम y लग रहा था, अब जो टाइम लग रहा है ना वो 2 घंटे कम लग रहा है, यानी y-2 लग रहा है। तो ये बेटा नया स्पीड है, ये नया टाइम है। तो स्पीड और टाइम का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा। और डिस्टेंस हमें पहले से पता है वो है एक्स वाई। डिस्टेंस तो भैया एक्स वाई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमने जो स्पीड लिया था वो एक्स लिया था और जो टाइम लिया है वो वाई लिया है, तो डिस्टेंस तो एक्स वाई होगा। भले यहाँ पर स्पीड बढ़ जाए टाइम कम हो जाए लेकिन डिस्टेंस थोड़ी चेंज होगा स्पीड बढ़ने से या टाइम कम होने से, वो तो जितना था उतना ही रहेगा। तो देखो यहाँ पर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम मैंने किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्पीड को 10 बढ़ा दिया और टाइम को 2 माइनस कर दिया, तो जो डिस्टेंस है इक्वल टू एक्स वाई आ गया। यहाँ से तुम्हारा इक्वेशन बनेगा, देखो कैसे बनेगा। एक्स का वाई से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया माइनस का 2x आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 10y आ गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 20 हो गया, इक्वल टू साइड में एक्स वाई आ गया। यहाँ से एक्स वाई को कैंसिल कर दो। अब क्या हो रहा है, तो इन सभी में से माइनस का 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो माइनस का 2 कॉमन ले लो। तो -2 अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर से x, ये प्लस का 5y हो जाएगा, और फिर यहाँ पर से ये हो जाएगा माइनस का 10, सॉरी प्लस का 10, और ये वाला माइनस का 5 हो जाएगा, सॉरी क्योंकि हमने माइनस का साइन बाहर लिया है ना तो सबका साइन भी चेंज हो जाएगा। ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, इक्वल टू साइड में तो 0 है। अब ये माइनस का 2 जब 0 के पास जाएगा, यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई में 0 के पास जाकर के 0 डिवाइड बाई -2 इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। तो इसका खेल ऐसे ही खत्म हो गया। तो बचा क्या, x माइनस में 5y प्लस में 10 इक्वल टू 0 बचा। तुम यहाँ पर से 10 को उधर ट्रांसफर करके भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। तो x माइनस में 5y इक्वल टू साइड में माइनस का 10 हो गया, ये प्लस वाला 10 उधर जाकर के माइनस का 10 बनेगा, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अगर तुम यहाँ से प्लस वाला 2 कॉमन लिए रहते तो ये माइनस का x रहता और ये 5 जो है वो प्लस में रहता, वैसे भी सॉल्व हो सकता था, बाकी मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से केस नंबर 2 में क्या बोला गया है, केस नंबर 2 में बोला गया है कि अगर स्पीड को 10 किलोमीटर घंटा कम कर दिया जाए, जो अभी x है उसमें से 10 अगर माइनस कर दें, और जो टाइम है ना उस कंडीशन में टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगता है। अभी जो टाइम है y उसमें 3 प्लस करना पड़ेगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर के फिर से यहाँ पर वही एक्स वाई लिख दो। तो ये फिर से x का y से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स वाई आ गया, फिर x का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा, y का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का, सॉरी ये माइनस और प्लस माइनस का 10y हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर के माइनस का 30 हो गया, इक्वल टू साइड में एक्स वाई है। यहाँ से एक्स वाई कैंसिल कर दो। अब इसमें क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं इसमें कॉमन वगैरह नहीं मिल रहा है, तो बस 30 को उधर ट्रांसफर कर दो, ये बन जाएगा 3x माइनस में 10y, और ये माइनस का 30 उधर जाकर के प्लस का 30 बन जाएगा। ठीक है, फालतू में मैंने यहाँ पर काम किया था यार, मैंने 2 फालतू में कॉमन लिया था, बच्चों मत लेना कॉमन वॉमन। क्यों बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर हमारे पास 5y जो था वो एक्चुअल में 10y था, उसको तो मैंने छोटा करके 5y बनाया था ताकि बाद में जल्दी सॉल्व हो जाए, लेकिन जल्दी कहाँ सॉल्व हो रहा है, यहाँ पर 10y आ गया बदमाश कहीं का। तो अगर ये 10y रहता, ये भी 10y रहता, तब हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो इससे बढ़िया है कि तुम यहाँ पर इसको 5y मत बनाना, यहीं से तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा माइनस का 2x प्लस का 10y इक्वल टू साइड में 20। ये जो मैंने इक्वेशन के लिए बनाया ना, ये काम आसान करने के लिए मैंने बनाया था, ये काम मुश्किल हो गया। इसके बाद तुम ये काम करो, माइनस का 2x रहने दो, प्लस का 10y रहने दो, और इक्वल के उस साइड में 20 को भेज दो तो प्लस का 20 हो जाएगा। इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 ले लो। तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला जो इक्वेशन नंबर 2 हमने बनाया है ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। 10 से ये 10y प्लस में है, ये 10y माइनस में, खटाक से सॉल्व हो जाएगा। तो ये काम एक्स्ट्रा फालतू में कर दिया था मैंने, कोई बात नहीं, होता है बड़े बड़े क्वेश्चन में
ऐसे छोटी छोटी चीजें होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों इक्वेशन बन गया, तो एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा, और जब एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा बेटा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो डिस्टेंस निकल करके आ जाएगा, और डिस्टेंस जो निकलेगा वो 600 किलोमीटर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी खत्म होता है। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, अगले एक्सरसाइज में। हाँ, अगर तुम लोगों को मेरा क्वेश्चन बैंक परचेस करना है तो क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हो। अभी मेरे बर्थडे के टाइम पे ये जो क्वेश्चन बैंक है जिसकी प्राइस 600 रुपी है, जिसकी प्राइस 699 रुपी है, इसको मैं तुम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह से प्रोवाइड करा रहा हूँ, केवल और केवल 149 रुपी में। जो बच्चे ले सकते हैं फटाफट ले लो, मेरे बर्थडे वीक का ऑफर है ये। और जो बच्चे एकदम गरीब बच्चे हैं, जो इनको एकदम बहुत मुश्किल है पढ़ाई लिखाई करना, तो वो भी फिलहाल 149 में मंगा लो। लेकिन मुझे अपने एक वीडियो मैसेज भेजना कि सर हम बहुत गरीब हैं, हमारे पेरेंट मजदूरी वगैरह करते हैं या किसी के घर में नौकरी करते हैं, बहुत कम आमदनी है घर की, तो उन बच्चों को ये वाला बुक मैं जो है ना 49 रुपये में प्रोवाइड करा दूंगा, यानी 100 रुपी कैशबैक करवा दूंगा। 149 में फिलहाल तो अमेजोन से परचेस करना ही पड़ेगा, वो रूल है, उसमें फ्री नहीं किया जा सकता, और फ्री में दूंगा भी नहीं, क्योंकि फ्री में देने के बाद ना किसी भी चीज़ का वैल्यू नहीं होता है। भले कितना गरीब बच्चा रहे, वो फेंक देगा बुक को, मुझे पता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, तो इसीलिए 49 रुपी उसको मिलेगा, 49 रुपी में ये बुक मिलेगा। फिलहाल 149 में परचेस कर सकते हो अमेजोन से। ठीक है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है बैंक बेटा, इसमें सारी चीजें हैं जो तुम लोगों के क्लास 10th की प्रैक्टिस को कंप्लीट करने में काम आएंगी। ठीक, तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना और ऐसे ही मन लगा करके पढ़ते रहना।